चलो क्रूड से चलते हैं, क्रूड से स्टार्ट करते हैं। क्रूड में अभी न्यूज की वजह से फ्राइडे के दिन अच्छा खासा एक मूवमेंट है, अच्छी खासी सेलिंग आई है। सबको पता है, ऑलरेडी सबको पता है कि अभी ये मामला ठंडा हो चुका है। अब अच्छा खासा क्रूड को ठंडा होना ही है। अब न्यूज आएंगे, न्यूज आगे टाइम पास करेगा, ऊपर नीचे करेगा। हमारी जो नज़र है क्रूड पे होनी चाहिए अब डेली के डिमांड जोन पे, क्योंकि अब न्यूज बेस रहेगा तो ट्रैप करेगा। तो डेली का जो डिमांड जोन है वो $65 पे है। यहाँ पे अगर क्रूड आता है तो हम एक चांस लेंगे खरीदने का, 65 पे खरीदेंगे, 63 हमारा एसएल होगा। डेली के जोन, अब 15 मिनट का जोन हम प्ले नहीं करेंगे। जब कोई न्यूज आए, न्यूज की वजह से वॉलेटिलिटी हो, तो 15 मिनट के जोन टूटने के पूरे चांसेस होते हैं। इसलिए हम लोग डेली और आवरली के जोन को केवल ट्रेड करेंगे। अब आवरली के जोन में अगर देखें तो डेली का जोन हमने मार्क कर दिया $65 पे, $2 के एसएल के साथ काम करेंगे। इसके नीचे अगर हम 1 आवर का जोन देखें तो 1 आवर की एक डिमांड जोन में प्राइस आई हुई है। ये देखें, ये 1 आवर का फ्रेश डिमांड जोन था। दो डिमांड जोन बैक टू बैक है। पहले वाले डिमांड जोन में कल प्राइस आई और वहीं से रिएक्शन देके टाइम पास कर रही थी। डीप में आई, डीप में से यहीं से ऊपर गई, प्राइस ने टाइम पास किया अच्छा खासा। अब इसके नीचे का एक डिमांड जोन और, मतलब अगर मुझे फिर से एंट्री मिले तो एक ये मिडिल लाइन $80 का मेरी फिर से एंट्री बनेगी, नीचे आता है तो। बट ये असल बहुत बड़ा हो रहा है। तो हमारा कोर कॉन्सेप्ट जो है हमारे इंडिकेटर का या हमारे स्टडी का सिंपल है, एसएल छोटे से छोटा होना चाहिए। तो हम एसएल अपना एकदम लोअर लेवल पे रखेंगे। 79,400 पे एसएल होगा, 78.858 या 850 समझ लीजिए, ये हमारा एसएल, ये एंट्री 1 आवर के जोन में। अब 15 मिनट के जोन में हम ट्रेड नहीं करेंगे, अब इसको अवॉइड करेंगे। ये होगा यूएसएल, नेचुरल गैस। न्यूज का इफेक्ट इसके ऊपर भी आएगा। नेचुरल गैस एक डिमांड जोन टर्न रिब्लॉक में गया हुआ है, उसी रिब्लॉक में टाइम पास कर रहा है। अब देखिए रिब्लॉक की छोटी 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 चीजें यहाँ से आपको पता चलनी शुरू हो जाएंगी। ये एक डिमांड जोन था, प्राइस यहाँ पे आया, यहीं से रिएक्शन दिया, टाइम पास किया। यहाँ के जितने पर भी पेंडिंग ऑर्डर होंगे सब उसने पिक किया। और फिर उसके बाद प्राइस नीचे आई, रीटेस्ट के लिए फिर से रीब्लॉक में गई और वहीं से डाउन। प्राइस एक अच्छा खासा डाउन, तकरीबन $2.5 तक आ गया था। फिर से एक रीब्लॉक वाले एरिया में गया है, बट ये ऑलरेडी टेस्टेड है कई बार, एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, ये कंटिन्यू टेस्टेड है। तो अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन नहीं, इसके ऊपर अगर निकलती है, देखिए मैंने लेवल भी मार्क करके रखा है, अगर इसके ऊपर निकलती है तो 3.289 ये मेरा जोन होगा। इसके ऊपर प्राइस अगर निकलता है तो मैं नेचुरल गैस में फ्रेश एंट्री बनाने का प्लान करूंगा। अदरवाइज नीचे का लेवल, ये एक जोन है जो आवरली का सप्लाई जोन है, देख लेते हैं अभी यहाँ पे, सॉरी आवरली का डिमांड जोन है, एक बार देख लेते हैं। फिर इसके नीचे हम यहाँ पे आएगा तो एक बाइंग का प्लान करेंगे। और अगर 3.289 के ऊपर निकलता है, इस रिब्लॉक को कैंसिल करता, क्लोज करता है सॉरी, इस रिब्लॉक को ब्रेक करता है, तो इसके ऊपर हम फ्रेश एंट्री बनाएंगे, कम से कम ये लिक्विडिटी वाले एरिया के लिए, 3.669 के लिए। आवरली में अगर देखें, डेली देखना आप जरूरी है, क्योंकि हम न्यूज बेस चलेंगे लोग। अब मार्केट में होएगा क्या कि वन साइड होगा नहीं, भले आपके सामने न्यूज आ गई है कि एग्रीमेंट हो रहे हैं और एग्रीमेंट साइन हो जाएंगे। आज भी न्यूज आ रही थी कि पाकिस्तान, इस्लामाबाद में कुछ हो रहा है, पाकिस्तान के कुछ अधिकारियों ने बोला कि हम ऑनलाइन में इसको साइन करवा लेते हैं। बट ये सारी चीज़ें भी, ट्रम्प इतना आसानी से कुछ काम करने वाला है नहीं। अभी वो मार्केट को फिर से वोलेटाइल करेगा, मैनिपुलेट करेगा। मंथ की एंडिंग है, प्रीमियम कम हुए हैं, लोग न्यूज की वजह से एफ ट्रेड बनाएंगे, वहाँ पे उनके लपेटे जाने की पूरी चांसेस हैं। तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली वर्क भी नहीं करना है, ठीक है। आवरली पे आते हैं, तो आवरली का देखिए मैंने डिमांड जोन एक मार्क करके रखा हुआ है। प्राइस मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ तक आएगा, क्योंकि ये फ्रेश जोन था, ऊपर के ऊपर से चल गया है, नीचे अभी प्राइस आई नहीं है। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जब सेलिंग आई थी तो कि यहाँ तक आना चाहिए 2.912। यहाँ से मैं एक प्लान करूंगा अपसाइड के लिए। दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे, तो एक मेरा डिमांड जोन में भी है और नीचे एक रीब्लॉक वाला एरिया भी है जो कि टेस्टेड है। फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि यहाँ तक एसएल होल्ड करूँ। बट प्राइस उसके पहले ऊपर निकलना शुरू हो गई है। प्राइस ऊपर निकल रही है तो ये एक सप्लाई जोन का काम करेगा, एक ही बार केवल टेस्टेड है। दूसरी बार फिर से सप्लाई जोन का काम करेगा 3.148। अगर किसी को नेचुरल गैस में, एनजी में ट्रेड लेना होगा शॉर्ट का, तो यहाँ पर देखिए 3.152 पे आपका सेलिंग आएगी और 3.170 आपका एसएल होगा। इसको आप लोग नेचुरल गैस के इंडियन चार्ट पे कन्वर्ट कर लेना, इसकी वैल्यू देख लेना। वैल्यू देखने का सबसे सिंपल तरीका है, आप यहाँ से देख लेना कौन से डेट का ये कैंडल है। सेम अपने नेचुरल गैस वाले चार्ट पे जाके देख लेना वो कैंडल। अब जैसा देखिए यहाँ पर ये कैंडल थी, ये वाला जो जोन था, यहाँ पर आपको एक ये फॉरेक्स वाले में आपको यहाँ पे जोन दिखेगा, ये वाला। तो आपको हमेशा नेट गैस यूएसडी को ट्रैक करना है।
ट्रेड आपको नेचुरल गैस पे करना है, तो इसको आप मार्क करना। यहाँ पर एक सप्लाई जोन है 3.152, जो कि इंडियन मार्केट में आएगा तो वो बनेगा 300 वाट। 300 वाट वाले जोन पे एक बार हम सेलिंग का प्लान करेंगे। लिक्विडिटी भी है, ऑलरेडी गैप फिल करके लिक्विडिटी लेके नीचे आया हुआ था, तो यहाँ से सेलिंग आएगी। तो 300 वाट पे एक नेचुरल गैस में सेलिंग का प्लान। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉरेक्स। निफ्टी पे आते हैं एक बार। निफ्टी सेम, हमारा एक जोन, हमारा एक लेवल 23,000 वेट करते रह गए, वहां तक आया नहीं प्राइस, उसके ऊपर से चल गई है। हम फिर भी वेट करेंगे, अभी जब तक कुछ नया सेटअप नहीं बनेगा। ये मेरा एंट्री अभी भी इंटैक्ट है, जब तक एंट्री मिलेगी नहीं मैं बड़े लॉट के साथ में जाऊंगा नहीं। मैं यहाँ पे पूरा प्लान करके बैठा था कि 5 या 10 लॉट के साथ बैठूंगा, और वो भी जुलाई मंथ की एक्सपायरी, क्योंकि टाइम पास करेगा है, लेकिन जब देगा तो बड़ा मुंह देगा। तो यहाँ इसके पहले प्राइस निकल गई है, ट्रैप किया है, जाने देते हैं। एक बार 75 मिनट पे देख लेते हैं। 75 मिनट पे कोई जोन, 75 मिनट में कुछ नहीं है। 15 मिनट का हमारा एक सप्लाई जोन वेट कर रहा है अभी भी, 23763 फ्रेश सप्लाई जोन है, अभी तक यूज नहीं हुआ है। तो हम इस सप्लाई जोन में एक बार ट्रेड प्लान करेंगे। कल प्राइस आ जाएगी तो हमें छोटा सा एसएल, हमारा एसएल हो रहा है 23,800, मतलब 23,760 पे आपको एंट्री लेनी है, 23,800 आपका एसएल होगा। क्लोजिंग बेसिस में, मतलब 15 मिनट का क्लोजिंग बेसिस। एक कैंडल इस जोन के ऊपर 15 मिनट की क्लोज हो जाएगी, उसके ऊपर प्राइस निकलेगा, मैं एग्जिट कर लूंगा। उसके ऊपर प्राइस 5 मिनट सस्टेन करेगी, मैं एग्जिट कर लूंगा। तो 40-50 पॉइंट का मेरा एसएल होएगा। टारगेट होगा मेरा कम से कम 23,346 का, क्योंकि उसके पहले कोई नीचे का जोन नहीं है। तो मैं जब यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, या तो 1:2 लेके मैं बाहर हो जाऊँ, या तो फिर नीचे वाले डिमांड जोन का वेट करूंगा सेम टाइम फ्रेम में। तो निफ्टी के लिए मेरा एक सप्लाई जोन ये वर्क करेगा, और नीचे डिमांड जोन 23,000 के पहले तो कुछ नहीं है। 15 मिनट वाला जोन देखने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम मेरा 23,000 अभी डेली का जोन यहाँ पे अभी भी फ्रेश पड़ा हुआ है। तो एक मेरा सप्लाई जोन ये है, इसके जस्ट ऊपर ये क्या सप्लाई जोन है, बट वहाँ पे सेलर्स नहीं है, बायर्स हैं। तो इसमें एकदम छोटा सा हम प्लान करेंगे, एकदम छोटे से एसएल के साथ प्लान करेंगे। 24,218, सपोज अगर गैप अप ओपन हो जाए, इस जोन को ब्रेक करके ऊपर निकल जाए, तो 24,200 पे हमारी सेलिंग बनेगी। क्लियर है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में लेवल ऑलरेडी प्लॉट है, आप लोगों के साथ में शेयर भी किया हुआ है। इस सप्लाई जोन में एक्सपेक्टेड था कि सेलिंग आएगी, न्यूज की वजह से ये सप्लाई, अच्छा इस सप्लाई जोन के पहले पूरा दिन टाइम पास किया, बट दोपहर 12-1 बजे के बाद जब न्यूज आई, उसके बाद से प्राइस भागना शुरू हो गई, तो ये जोन ब्रेक हो गए। कोई भी न्यूज हमारे जोन को ब्रेक करेगा, ये मैं हमेशा से बोलते आया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मेरी चीज को एकदम बेस्ट बता रहा हूँ कि नहीं नहीं कुछ भी हो जाए वही चलेगा, सर नहीं होता है। न्यूज और कंपनी के रिजल्ट, इनके ऊपर बहुत कुछ चीजें डिपेंड करती है। तो मार्केट का मूड माहौल चेंज हुआ, ये सप्लाई जोन ब्रेक हुआ। अगर मान लीजिए मेरे कहने पे किसी ने एंट्री लिया भी रहेगा, तो एक छोटा सा एसएल उनको गया हुआ है। अब ये सप्लाई जोन एक डिमांड जोन का काम करेगा। तो जिनका एसएल गया हुआ रहेगा उनके लिए मेरी एक एडवाइस है कि जब प्राइस फिर से यहाँ पे आ जाए, अच्छा ये जो जोन था जहां, जिसको मैंने सप्लाई जोन बोला था, यहाँ पे आप एक मुश्किल से 25 से 30 पॉइंट का एसएल रखना, यहाँ से आप फिर से लॉन्ग कर लेना, क्योंकि रिटेस्ट करने के लिए एक बार आएगा और यहाँ से फिर से ऊपर जाएगा। अगला जो सप्लाई जोन बन के आ रहा है 57,190 पे, ये सप्लाई जोन टूट गया, इसका मतलब ये नहीं कि ये भी टूट जाएगा। 57,190 पे एक बार डेली पे देख लेते हैं। ठीक है, डेली पे वही बेस कैंडल वाला जोन है, हमको सपोर्ट मिल रहा है डेली का। डेली पे बेस कैंडल वाला जोन है, तो उसका सपोर्ट है 75 मिनट पे सेम टॉप, और 15 मिनट पे मैंने जोन क्यों मार्क किया, जोन तो कुछ दिख नहीं रहा है, जोन शायद ऊपर नीचे हुआ है। जोन ये बनेगा 57,380 पे, क्योंकि जब 15 मिनट पे भी कोई जोन नहीं है, 75 पे भी कोई जोन नहीं है, तो मार्क करने का कोई रीजन नहीं बनता है। 57,380 एक टॉप बोला रहेगा 75 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से। और डेली में देखा जाए तो वही बेस कैंडल का टॉप, जो कि लिक्विडिटी लेके नीचे आने के पूरे चांसेस हैं। तो 57,380 ये आप देख लीजिए। 57,380 पे एक छोटे से एसएल के साथ में हम प्लान करेंगे सेलिंग का बैंक निफ्टी में। वन साइड तो भागेगा नहीं, ऐसा तो है नहीं कि वो चलते ही जाएगा ऊपर और न्यूज का इफेक्ट रोज रोज आएगा। तो ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं स्टॉक्स। स्टॉक मेरे लिए कल के लिए या मंडे के लिए जो मुझे अच्छा लग रहा है, सब फर्स्ट तो एक एफएनओ वाला स्टॉक देख लीजिए, ब्रिटानिया। ब्रिटानिया एक अच्छे जोन में आ रहा है, डेली का डिमांड जोन, कंजर्वेटिव एंट्री मैंने प्लान की हुई है। प्राइस ऊपर से रिएक्शन दे रहा है, अगर नीचे मिलता है प्राइस यहाँ पे, सपोज किसी को ऐसा लगता है कि 5,000 एक राउंड फिगर एरिया होता है। राउंड फिगर एरिया अल्गो वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, वहां पे अच्छे खासे पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। अगर यहाँ पे प्राइस मिलता है 5,000 पे,
तो यहाँ से आप लॉन्ग हो सकते हो ब्रिटानिया में। और अगर कोई बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है, जैसा मैं नए लोगों को, नए मेंबर्स को बोलता हूँ आप कि आप कंजर्वेटिव के अंदर भी कंजर्वेटिव हो जाओ, तो फिर वो छोटा सा एसएल 20-25 पॉइंट का लेकर डाउन साइड के लिए वेट कर लें। प्राइस यहीं से निकल जाएगी, छोड़ देना। बट अगर नीचे मिल जाए तो जरूर ले लेना 20-25 पॉइंट के एसएल के साथ, यहाँ से आप लॉन्ग हो जाना ब्रिटानिया में। ब्रिटानिया 5000 का लेवल एक राउंड फिगर लेवल है, इसलिए बता रहा हूँ। ऑलरेडी 2 बार टेस्टेड जोन है, सप्लाई जोन से रिएक्शन देके नीचे आया है, अच्छा खासा करेक्ट हो गया, 6000 से 5000 पे आ रहा है, 1000 रुपए का डिफरेंस आ चुका है। अब एक छोटा स्टॉक क्विक हिल। क्विक हिल फ्राइडे के दिन मैंने ट्रेड किया था, दिया इसलिए नहीं क्योंकि कैश वाला स्टॉक है, इसमें एमटीएफ वगैरह होता नहीं है और जोन बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं था। बट प्राइस मुझे एकदम नीचे जोन में मिली थी 164 और एसएल कल 3 रुपए का था, इसलिए मैंने ट्रेड किया था। मेरी पोजीशन अभी भी होल्ड है और बहुत ज़्यादा प्राइस ऊपर गया भी नहीं है, 170 पे बंद हुआ है। तो अगर कल मंडे के दिन पॉजिटिव होता है और प्राइस ऊपर निकलती है तो आप यहाँ पे एक पोजीशन बना लेना 1:2 के लिए केवल। 170 पे अगर आपकी एंट्री हो रही है तो 162 एक 8 रुपए का एसएल है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग पोजीशन बना सकते हो। स्टॉक अभी बहुत सारे रडार पे हैं, ग्रुप में मैं शेयर करते रहूंगा, जो जो ट्रेड में बनाऊंगा सेम वही ट्रेड शेयर करूंगा ग्रुप में। तो आप लोग इतना तो कंफर्म रहो कि भले मैं 10 ट्रेड लूँ आपके साथ 2 ही शेयर करूँ, लेकिन आपके साथ जो शेयर करूंगा वो जरूर मेरे पास रहेगा। 8 मैं भले ले रहा हूँ, नहीं शेयर करूंगा वो चलता है, लेकिन जो 2 शेयर करूंगा वो मेरे पास रहेगा ही रहेगा। कभी भी आपको लगता है तो आप मेरी ट्रेड हिस्ट्री मांग लेना, मैं दिखा दूंगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारा ये जो नया रीब्लॉक वाला सिस्टम है। मोस्टली सारे मेंबर्स उसी लिए ऐड हुए हैं जो अपने सब्सक्राइबर्स हैं कि रिब्लॉक है क्या, रिब्लॉक का मतलब क्या है और रिब्लॉक यूज कैसे करना है। अजय सचिन, अच्छा सचिन जी 125 मिनट जोन एट ओरिजिन टाइप, इंजन में अच्छा डेली जो डिमांड जोन पे है। आप मुझे मैसेज कर लेना, आपको डिटेल भेज दूंगा। और जिसके भी स्टॉक रिलेटेड मैसेज हैं या स्टॉक रिलेटेड क्वेरी है वो हम लोग लास्ट में क्लियर कर लेंगे, अभी या तो फिर अभी क्लियर कर लेंगे ना, अभी जब मैं जोन्स बताने लगूंगा तभी उसी के साथ में इनको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आपके जो भी डाउट्स रहेंगे एक एक करके माइक कॉल ऑन कर लेना, मैं बता दूंगा। रितेश, तुलिका, शिव, ठीक। चलो, जितने जो लोग आप लोग इंडिकेटर यूज कर रहे हो वो देखो, आपको ना ये दिखेगा नहीं, ये मार्किंग दिखेगी नहीं। मैं सीधा डेली पे हूँ, डेली से ही चलता हूँ। स्टॉक, चलो कौन सा भी एक ले लेते हैं या रैंडम कौन सा भी एक चूज करते हैं। यहाँ से एफएनओ पे जाते हैं, एफएनओ में से कौन सा भी एक स्टॉक चूज करते हैं। डिक्सन लेते हैं। अब सिंपल देखो आप लोगों को यूज कैसे करना है। अभी फिलहाल उसके ऊपर ट्रेड नहीं लेना है, उसको यूज करो कोई कम से कम कुछ दिन आप लोग प्रॉफिट बुकिंग के लिए, जहां पे दिखे वहां से निकल जाओ, प्रॉफिट बुक कर लो, अपने पोजीशंस को कट कर लो। अब जैसा देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये क्या है, अप्रैल, अप्रैल 25, जनवरी से स्टार्ट करते हैं, अप्रैल क्या है, जनवरी से। ये दोनों सप्लाई जोन, ये दोनों सप्लाई जोन बने हैं। प्राइस नीचे आई, नीचे आके इस एक रिब्लॉक में एंट्री दी। अब आप देखिएगा ये रिब्लॉक कहाँ पे है, ये एक सप्लाई जोन था, और सप्लाई जोन जब ब्रेक हुआ ऊपर प्राइस गई, मतलब ये सप्लाई जोन ब्रेक हुआ। ऑलरेडी ये सप्लाई जोन ने अच्छा खासा रिएक्शन दिया था, दूसरी बार गया, दूसरी बार रिएक्शन नहीं दिया, सप्लाई जोन को ब्रेक किया। ब्रेक किया तो मेरे चार्ट पे ये ग्रीन कलर की पट्टी आ रही है, आपके चार्ट पे ऐसा कुछ दिखेगा नहीं। आपको क्या दिखेगा, ये जोन ब्रेक हो गया, ये जैसा ग्रे कलर है, ये जोन ब्रेक हो गया, इसके आगे आपको कुछ दिखेगा नहीं। अब आपको क्या करना है वो समझ लीजिए। आपको लेना है एक हॉरिजॉन्टल लाइन और इसके मिडिल लाइन पे क्लिक करना है। मैंने आपको हमेशा बताया था कि ये बायर्स हैं, सेलर्स हैं। अब यहाँ पर काम आता है सेलर्स का। जैसा कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि सर सप्लाई जोन में सेलर्स कम है, बायर्स ज्यादा हैं। तो कुछ लोग बता, ऐसा बेसिक से क्वेश्चन था कि अगर ऊपर जा रही है तो हम इसको लॉन्ग कर सकते हैं क्या। तो हमेशा हमने ये बताया कि सप्लाई जोन में कभी भी लॉन्ग का प्लान नहीं करेंगे, बट ये रीटेस्ट वाली एंट्री में आप लॉन्ग का प्लान करोगे। तो आपकी एंट्री, अब आपको आपके इंडिकेटर पे जोन दिखेगा नहीं, क्योंकि ये जोन कम से कम मैं 2 से 3 महीना लाइव टेस्ट करूंगा। लाइव टेस्ट करने के बाद आप लोगों के इंडिकेटर में हो सकता है उससे पहले अगर हमें कॉन्फिडेंस आ गया, हमारी टीम को कॉन्फिडेंस आ जाए, तो हम आपके जो भी इंडिकेटर है उसमें इसको अपडेट कर देंगे। आपको करना कुछ नहीं रहेगा, आप एक दिन सो के उठोगे, चार्ट ओपन करोगे तो आपको ये सारे जोन दिखने लगेंगे। बट जब तक मुझे कंफर्म नहीं होता है या जब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता, जैसा हम लोग दूसरी दूसरी चीजें ट्राई करते रहते हैं, तब तक मैं आप लोगों को ये यूज करने के लिए दूंगा नहीं। ठीक है, तो मांगना भी मत और बोलना भी मत, सिंपल है। मैं लेवल्स आपको कैसे ड्रॉ करना है वो बता देता हूँ। बायर्स और सेलर्स के जो ऑर्डर होते हैं, इनके बीच की जो लाइन होती है वहां पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करनी है। अब चाहिए तो ये लाइन मत लगाओ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये वाली लाइन लगाओ, हॉरिजॉन्टल रे केवल, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है
और ये रे है। रे लगाओगे जहां से जोन क्लोज हुआ है वहीं से बनेगा, ठीक है। ग्रीन, अगर ये सप्लाई जोन था और ब्रेक हुआ तो आप इसको ग्रीन कलर से मार्क कर दो, मतलब अब आपको समझ में आ जाएगी ये डिमांड जोन है। फिर अब देखिए यहाँ पर सप्लाई जोन को ब्रेक किया, प्राइस ऊपर गई नीचे आई। अपने को करना क्या है, अपने को बहुत ज्यादा रिस्क लेना नहीं है। या तो आप क्या करो, अगर कहीं पे कोई ट्रेड लिए हो, यहाँ से आपको एसएल लेना है तो एसएल ले सकते हो। सपोज आपने सप्लाई जोन में ट्रेड किया, आपने सेल किया, सेल करने के बाद आपका एसएल हिट हो चुका है। मोस्टली ऐसा आप लोगों के साथ हुआ होगा कि एसएल हिट होने के बाद आप लोग होप ट्रेडिंग करने लगते हो। आप क्या बोलोगे, चलो ठीक है एक कैंडल और देख लेते, एक कैंडल और देख लेते, क्या पता कल गिर जाए मार्केट, कुछ हो जाए। फिर आप लोग होप करते करते वो आपका आपका प्रॉफिट, मतलब आपका जो लॉस था वो बढ़ते चला जाता है, बढ़ते चला जाता है। तो अब आपके पास एक रास्ता है कि होप मत रखना, क्योंकि यहाँ पर एक जो रिटेस्ट वाला रीब्लॉक वाला जोन बना है, ये प्राइस को फिर ऊपर लेके जाएगा। आप बैक टेस्ट करोगे ना तो आपको सब दिखेगा। और दूसरी चीज, जैसे अपना पुराना इंडिकेटर है सेम उसी तरह से इसकी भी मार्किंग हो रही है। ये कभी भी जोन चेंज नहीं होगा, एक बार बन गया तो बन गया, तो आपको इसी के साथ कंटिन्यू करना है। अब इसमें एंट्री कैसे लेना है वो समझ लीजिए। एंट्री लेने के लिए या तो आप मिडिल लाइन पे टच करते ही एंट्री ले लीजिए और 1:2 का टारगेट रख लीजिए। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि एसएल मेरा बहुत बड़ा हो रहा है, मतलब मैंने एंट्री ले लिया 12,550, एसएल है 12,385, आपको ऐसा लगता है कि 100-150 पॉइंट का एसएल हो रहा है, तो इस लाइन को थोड़ा सा और नीचे ले लीजिए। 10 में से 7 बार ये आपको नीचे आके एंट्री देगा, एकदम बॉटम में आके एंट्री देगा। और 10 में से 3 बार ऐसा होगा कि ऊपर से चला जाएगा या तो मिडिल से चला जाएगा। तो फोमो तो छोड़ ही दीजिए, चला जाए चला जाए। और अगर बीच में नीचे आता है तो आपका एसएल एकदम छोटा सा हो जाएगा, आप 10-20 रुपए के एसएल में काम कर सकते हो। ये क्या करेगा, इसका काम क्या है कि ये प्राइस को फिर से रिटेस्ट कराएगा उसी ब्लॉक में, ये इसको रिब्लॉक बोलते हैं, वहीं से प्राइस को ऊपर लेके जाएगा। अब जैसा एक बार यहाँ पे लेके गया, एक बार लेके गया मतलब ये जोन खत्म, दूसरी बार आपको ये जोन यूज नहीं करना है। यहाँ पर देखिए, अच्छा थियरी सेम है जैसा अपने पुराने इंडिकेटर में था। जोन के नीचे एक कैंडल क्लोज हो जाए, उसके नीचे प्राइस सुबह 10 बजे तक सस्टेन हो जाए, हम एग्जिट करेंगे। जैसा ये इस कैंडल ने इस सप्लाई जोन को ब्रेक किया, ग्रीन कैंडल ने सप्लाई जोन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद प्राइस नीचे आने लगी। आपने क्या किया, एकदम बॉटम में एंट्री ली। बॉटम में एंट्री लेने के बाद आपके जोन के नीचे क्लोज हुई, आपको यहाँ पे एसएल नहीं लेना है। इस लोअर विक के नीचे आपको एक एंट्री एसएल मार्क कर लेना है और फिर वेट करना है एसएल का। ठीक है, या तो एसएल मिलेगा या तो टारगेट, बीच में निकलना नहीं है, बीच में पैनिक नहीं करना है। ऑलरेडी अपन ने एक ही बात बोली है कि प्रोसेस के एडिक्शन डालो, प्रोसेस के एडिक्ट बनो, प्रॉफिट के लिए नहीं। प्रॉफिट तो अपने आप आएगा, वो तो झक मार के आएगा, जैसा रेंचो ने बोला था। अब यहाँ पर ये जोन देखिए, आपका एसएल बिना हिट किए ये रीटेस्ट किया, प्राइस ऊपर चली गई। हो सकता है यहाँ पे सप्लाई जोन में आपने लॉस किया होता, तो यहाँ से डिमांड, यहाँ से एक एंट्री अपसाइड के लेके आप प्रॉफिट अपना जो लॉस था वो कवर कर लेते हैं। दूसरी चीज, एक बार एंट्री यहाँ पे हो चुकी है, कर्सर आपको मेरा दिख रहा होगा, एक बार एंट्री यहाँ पे हो चुकी है, दूसरी बार हम एंट्री नहीं लेंगे, कुछ भी हो जाए। आज ये चार्ट बना हुआ है इसलिए आपको इतना प्यारा लग रहा है, हो सकता है ये जोन ब्रेक करके नीचे रेड कैंडल बना देता, जोन क्लोज हो जाता, उसके और नीचे आ जाता। तो दूसरी बार आपको एंट्री नहीं लेनी है, दूसरी बार आप उसको अवॉइड करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये एक सप्लाई जोन था, सप्लाई जोन इन दोनों कैंडल्स ने टच नहीं किया, इसने कट टू कट बॉर्डर से टच किया, बट हम इस तरह के सप्लाई जोन में मिडिल लेवल पे एंट्री रखते हैं। आपने मिडिल लेवल पे एंट्री रखी, आपका ऐसे लेट हुआ। अब यहाँ पे एक चीज और समझने के लिए आप लोगों को पहले बताया हुआ कि जब दो जोन एक साथ में हो तो लास्ट वाले जोन के चलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि प्राइस यहाँ पे आती है तो ऊपर वाले जोन के भी ऑर्डर्स लेने के लिए जाती है। जैसा आप लोग देखोगे तो ये स्टॉक वाला कौन सा, इसका सिल्वर वाला कौन सा स्टॉक है, हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक में सेम इसी तरह का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। नीचे वाले जोन को ब्रेक किया, ऊपर वाले जोन से सप्लाई जोन से अच्छा खासा रिएक्शन दिया था जब सिल्वर बहुत तेजी के साथ ऊपर भाग रही थी। तो अब यहाँ पर उसने आपका सप्लाई जोन ब्रेक किया, ऊपर वाले सप्लाई जोन में गया, वहां से प्राइस लेकर नीचे आ गया। अब इस डिमांड जोन को भी ब्रेक किया, इस डिमांड जोन को तोड़ा, यहाँ पे आपका एसएल बहुत बड़ा हो गया। इसलिए मैंने बोला अभी यहाँ पे ट्रेडिंग करना थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, जब तक आप लोग कंफर्म नहीं हो जाते हो, जब तक आप लोग इसे मास्टरी नहीं कर लेते हो। थोड़ा सा इसको प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज कीजिए या किसी भी ट्रेड से एग्जिट करने के लिए यूज कीजिए। अभी इसमें डायरेक्ट एंट्री मत लीजिए, डायरेक्ट एंट्री आप अपने डेल्टा पे ही करो, अपन डेल्टा पे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। फिर दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, ये एक डिमांड जोन, डिमांड जोन जब ब्रेक होगा, अब डिमांड जोन कब ब्रेक हुआ, यहाँ पे डिमांड जोन ब्रेक हुआ, अब इसके आगे ये लाइन बन गई। तो डिमांड जोन ब्रेक होने के बाद आपको करना क्या है, मिडिल लेवल पे एंट्री कर देनी है। अब सपोज मान लीजिए कि आपने यहाँ कहीं पे कोई लॉन्ग की पोजीशन ली, तो आपके सामने एक टारगेट निकल के आ गया,
यहाँ पे आपने सपोज लॉन्ग लिया है तो ये टारगेट निकल के आ गया कि ऊपर वाला लेवल अब मेरे लिए टारगेट है, ये सप्लाई जोन बनेगा, डिमांड जोन कन्वर्ट इनटू सप्लाई जोन, यही है रिब्लॉक। दूसरा कुछ स्टॉक देख लेते हैं, इन्फोसिस देखते हैं, या तो अभी 1-2 मिनट में आप लोगों के क्वेश्चन ले लेते हैं, आप लोगों के स्टॉक में ही चेक करेंगे। अब इन्फोसिस में देखिए, ये एक डिमांड जोन था, ये डिमांड जोन टेस्टेड डिमांड जोन था, फिर भी प्राइस आई, यहाँ से रिएक्शन दिया, ऊपर गया, उसके बाद न्यूज वगैरह की वजह से प्राइस ब्रेक करके इस डिमांड जोन को प्राइस ने ब्रेक किया, डिमांड जोन ब्रेक हुआ, प्राइस ने ब्रेक किया, तो ये क्या बन गया, सप्लाई जोन बन गया। सप्लाई जोन बनने के बाद क्या हुआ, प्राइस गैप अप हुई, जोन के ऊपर गई, इस जोन के इस लेवल के इस कैंडल के विक के ऊपर नहीं जा सका, फिर वहीं से नीचे। तो आपको क्या करना है, फिर से एक बार समझ लीजिए, आपकी जोन में मिडिल लेवल पे मार्किंग कर लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपका डिमांड जोन ब्रेक हो गया था, आप वेट कर रहे हो, तो यहाँ पर एक छोटा मोटा पोजीशन बना लो, एकदम छोटा सा ऐसे लेके, हो सके तो सेम डे निकल जाओ, या दूसरी चीजें भी देख चेक कर लो, 1 घंटे का लेवल देख लो, साथ में 1 घंटे अपना जो डेल्टा वाला थियरी है, सेम डेल्टा वाली थियरी यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। बस अब एक ही चीज है कि जब जोन ब्रेक होने के बाद हम लोग उस ट्रेड को करना बंद कर देते थे, अब उस ट्रेड में हम कॉन्ट्रा ट्रेड लेने का प्लान करेंगे। और कुछ स्टॉक मैंने तकरीबन 50 से 60 स्टॉक्स की पूरी हिस्ट्री चेक की है, 70-80% का एक्यूरेसी है इसमें, और जोन कई कई बार चलते हैं, जोन सिर्फ एक बार नहीं कई कई बार चलते हैं जब तक वो ब्रीच नहीं होते हैं। देखें, सप्लाई जोन की बेस्ट एंट्री कंजर्वेटिव, सेलर्स कम थे, बायर्स ज्यादा, इसलिए कंजर्वेटिव एंट्री, प्राइस नीचे आई, जोन को ब्रेक किया, ये बन गया डिमांड जोन। अब क्या किया प्राइस ने टाइम पास किया और फिर यहीं से ऊपर चला गया। और या तो आप लोग एक काम कर सकते हो कि अभी इसमें सप्लाई जोन वाले ट्रेड मत करो, सिर्फ डिमांड जोन वाले में एकदम बॉटम में कैश में ट्रेड उठाना शुरू करो, जब तक आप लोगों को कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आता है इस जोन के ऊपर। स्टार्ट मैंने भी 2-3 दिन से स्टार्ट किया है लाइव। जब दूसरी चीज क्या है, बैक टेस्ट अपन उतना ज्यादा बैक टेस्ट की इज्जत नहीं करते हैं हम लोग, लाइव टेस्ट की इज्जत करते हैं। लाइव टेस्ट होगा, अगर अपने को उसमें कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर हमें मानेंगे कि हाँ ठीक है, अब इसके ऊपर हम ट्रेड वगैरह अच्छे से उठा सकते हैं, क्वांटिटी में उठा सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि आप किसी एक सेलिंग के पोजीशन में हो, यहाँ पे सपोज आपने सप्लाई जोन में कोई ट्रेड लिया हुआ है, सेलिंग के पोजीशन में हो, जैसा मैंने बोला कि फिर जब प्राइस जोन ब्रेक होकर नीचे आए तो आप उसमें से एग्जिट कर लो, क्योंकि आपको ये पता होगा कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाली है। ये देख लीजिए, कई जगहों पे आपको दिखेगा। हाँ, जोन ब्रेक हो रहे हैं, डेल्टा की जितनी एक्यूरेसी नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 70% की, 60-70%, 60% से ज़्यादा है, 70% तक तकरीबन इसकी एक्यूरेसी निकल के आ रही है। थोड़ा सा इसमें और काम करते हैं, थोड़ा सा और काम करेंगे, इसमें कुछ और भी पैरामीटर चेंज करने हैं, जैसा जिसका जेडी स्कोर वगैरह चेंज करना है वो करके देखते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि इसको किस तरह से और भी अच्छे तरीके से या फिर छोटे टाइम फ्रेम में किसी तरीके से इसको ट्रेड करें। ठीक है, 1 मिनट मैं दूसरा वाला चार्ट ओपन कर लेता हूँ, दूसरा मैसेज बॉक्स ओपन कर लेता हूँ, फिर आप लोगों के मैसेज ले लेता हूँ और आप लोगों के स्टॉक पे ही चलते फिर। चलो पहले लेते हैं। अच्छा, उसके पहले जो यूज कर रहे हो रितेश, अब आपको इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, जो मैंने बोला मार्किंग के लिए। क्लियर है सर। ठीक है, तुमको क्लियर रहेगा, मुझे तुम पे इतना भरोसा था। एक्चुअली मैं ना तुमको एक ये भी था, एक मतलब मेरा सब वो रिक्वेस्ट भी बोल सकते हो। तुम्हारे ना डूज एंड डोंट्स का एक मेरे को मैसेज करो, लिस्ट बनाओ और मैसेज करो। इतने दिन में तुमने जो भी ऑब्जर्वेशन किया हुआ है ना, एक डूज एंड डोंट्स का, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या टाइम फ्रेम में क्या और कौन सा टाइम फ्रेम को अवॉइड करना चाहिए, उसका अगर तुमने अपने पर्सनल के लिए कुछ बनाया हो जरा मेरे साथ शेयर करो। कुछ मुझे मैं मेरी चीज़ें कुछ और ऐड करता हूँ और एक फाइल बनाते हैं या एक डूज एंड डोंट्स बनाते हैं एक जगह पे पूरा, और उसको सबको देते हैं। ठीक है, श्योर सर। तो लिखा, समझा? जी सर। ठीक है, मार्किंग कर लोगी ना अपने जोन में? यस सर। कुछ दिन जोन को लाइव टेस्ट करना है, कम से कम 1 महीना, 15 दिन से 1 महीना लाइव टेस्ट करो, फिर बाद में मैं ट्रेड लेना बताऊंगा। वैसे तुमने कल जो किया, तो फ्राइडे के दिन तुमने जो किया ना, मतलब मैं तो इम्प्रेस हुआ, मैं इम्प्रेस हुआ तुम्हारे काम से। जो भी तुमने 2 दिन के अंदर अंदर तुमने जिस तरह से अपनी पूरी साइकोलॉजी चेंज कर ली ना, मैं इम्प्रेस हुआ। इसी तरीके से करोगे ना तो हाँ, डैम श्योर कि तुम ना
नेक्स्ट मंथ में अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाओगे मुझे, तो वो करो और ये थोड़ा सा सर लाइव टेस्ट करो। ओके थैंक यू। हाँ शिव, आपको समझा? हाँ सर। हाँ, जोन में लेवल, अब देखो आपको ये लेवल अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि जब तक अपन एकदम कंफर्म नहीं हो जाएंगे, कॉन्फिडेंट नहीं हो जाए, तब तक आप लोगों को जोन नहीं मिलेगा। बट इसमें एक लाइन मार्क करके आप इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है? यस सर। चलो अब ले लेते हैं सबके क्वेश्चंस। पहला क्या है? अजीत, कोचिन शिप, कोचिन। अच्छा शिव, तुम भी काफी टाइम से काम कर रहे हो साथ में, अगर तुम्हारे भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए होंगे तो मेरे साथ में शेयर करना, ठीक है? यस सर। तो मेरे कुछ जो रहेंगे उन सबको ऐड करते हैं और एक फाइल बनाते हैं, सारे मेंबर्स के साथ में शेयर कर देंगे, सबको उसका फायदा होगा। कोचिंग शिपयार्ड में अजीत जी कुछ नहीं है, हमारे किसी जोन में नहीं है, हमारा कोई जोन नजदीक में भी नहीं है। एक वीकली का जोन मैंने मार्क करके रखा है, दिखा देता हूं आपको। डेली और वीकली का जोन साथ में है। अब देखिए प्राइस जहां पे आ रही है ना, ऑलरेडी टेस्टेड जोन है। ये देखिए, एक बार प्राइस आई कंजर्वेटिव चल गई, दूसरी बार एकदम बॉटम में आके चल गई, तीसरी बार भी चल गई, मतलब समझो इसको रेटेड समझो, पहली बार दूसरी बार तो बहुत बड़ा रिएक्शन दिया, तीसरी बार भी प्राइस चल चुकी है। तो अब भी जहां पे प्राइस आ रही है उससे बेटर ये नीचे वाला जोन है 1140। अगर आपके पास पोजीशन है तो आप वेट कर लो, और न्यू फ्रेश एंट्री बना ली है तो 1140 पे आप एंट्री बना सकते हो। अगर एग्रेसिव हो तो, कंजर्वेटिव हो तो 1115 पे। वीकली का जोन है, जैसा मैंने एमआरपीएल का बताया था, आप लोग देख लो एमआरपीएल कितना अच्छा रिटर्न दिया है। एमआरपीएल भी वीकली के ही जोन में था, सेम उसी तरीके का ये जोन है। और मेरी मार्किंग भी होगी, नहीं होगी तो अभी कर देता हूँ, आपने याद करा अच्छा। चलो एक डेली का जोन 1100, राउंड फिगर के एरिया पकड़ते हैं 1100 का। यहाँ पे प्राइस आएगा तो अपने को खरीदना है, डेली प्लस वीकली का जोन है, उसके पहले कुछ नहीं है। ये देखिए वीकली का कंजर्वेटिव, डेली का एग्रेसिव, ये जोन में अगर आता है 1100 के जोन में आता है तो अपन प्लान करेंगे, अदरवाइज अभी फिलहाल इसमें कोई एंट्री नहीं है, डेली पे तो कोई एंट्री नहीं है इसमें, ठीक है? और क्या है? एनजी में तो बता दिया सचिन, आप देख लेना लेवल्स। पीवीआर, मीडिया चलना शुरू हो गया क्या? पीवीआर की इंक्वायरी शुरू हो गई, पीवीआर आइनॉक्स। अच्छा ये एक चीज है, मीडिया से याद आया, इतनी बड़ी तबाही हुई, मतलब यूएस ईरान में इतना ज्यादा मीडिया वालों ने रोज ही गोले दगवाते थे, ऐसा लगता था आज ईरान खत्म, कल इजराइल खत्म, परसों लेबनान खत्म। लेकिन मीडिया सेक्टर वालों को लगता है इससे कुछ फायदा नहीं हुआ, मीडिया के स्टॉक्स उतना ज्यादा चले नहीं, सेक्टर का तो थोड़े से ग्रीन कैंडल दिख रहे थे, स्टॉक्स नहीं चले। अच्छा पीवीआर तो एक जोन में है, अब आप इसको जोन समझ लीजिए, पूरे एरिया को इसी जोन में टाइम पास कर रहे हैं। अब इसका बॉटम एरिया है 918, अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो 918 पे ले लेना, और 910 पे 910 का एसएल लगा लेना 8 रुपए के एसएल के साथ। और अगर आपकी ट्रेड चल रही है तो मैं तो सजेस्ट करूंगा 910 निकलेगा तो एग्जिट कर लेना, 730 रुपए से पहले फिर रुकेगा नहीं। डेली का ये जोन है। वीकली का अगर देखा जाए तो वीकली में भी वही 700 वाला एरिया, 728 वाला, जो कि एक डिमांड जोन, सप्लाई जोन टर्न डिमांड जोन है। हाँ ये रिब्लॉक वाला एरिया है, और रिब्लॉक वाला एरिया ऑलरेडी 2 बार चल चुका है। देखिए यहाँ पर सप्लाई जोन ब्रेक हुआ, उसके बाद रिब्लॉक बना, रिब्लॉक में से एक बार प्राइस चली, बहुत बड़ा रिटर्न दिया है, दूसरी बार भी चली, बहुत बड़ा रिटर्न दिया है। अब तीसरी बार भी चलेगी कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं, 2 बार तो ऑलरेडी टेस्टेड है। तो वीकली में सिचुएशन है, डेली में 720, 715, 720 आएगा अगर ये जोन तोड़ता है, 900, 910 तोड़ता है तो इसमें तो अभी कुछ नहीं है करने के लिए। वारी एनर्जी, वारी एनर्जी, अच्छा सॉरी, वारी, वारी पे देखिए मैंने एक लेवल मार्क करके रखा हुआ है 2700 का, इसको थोड़ा सा नीचे रखते हैं, कंजर्वेटिव रखते हैं, 2660। 2660 पे इसका एक डेली का डिमांड जोन है, 75 लिखा है तो यहाँ पर भी कुछ होएगा। 75 का एक एग्रेसिव डिमांड जोन है, वो है 28 से 94 पे। 75 का जोन हम तब प्ले करेंगे जब मार्केट पॉजिटिव होगा, मार्केट में अच्छी खासी मूवमेंट होगी, तब हम 75 के डिमांड जोन को प्ले करते हैं। अगर मार्केट नेगेटिव है, साइडवेज है, तो हम 75 के डिमांड जोन को अवॉइड करेंगे, फिर हम सिर्फ डेली के डिमांड जोन को फॉलो करेंगे। तो अगर 75 मिनट के डिमांड जोन में मार्केट ग्रीन में रहा, अच्छा खासा
व्यू सब पोजीशन पॉजिटिव रही और ये डील वील हो गई तो 2900 रुपये आने पे आप एक प्लान कर सकते हो एंट्री लेने का। अदरवाइज आप डेली के जोन के लिए वेट कर लीजिए। डेली का बेस्ट जोन है 2650, 2650 पे लेना है। 2620 का एसएल पकड़ लीजिए, 30 रुपए का एसएल। टारगेट 1:2 1:5 कम से कम। टाटा पावर एबीबी, एबीबी को तो हमने जब से ठोका है तब से गिर रहा है। जब से अपना वो एनर्जी वाला स्टॉक सेक्टर एनालिसिस किया है तब से एबीबी गिर रहा है। और उस एबीबी में तो हमने अच्छा खासा पैसा बनाया और वो भी आप लोगों के सामने बोला भी था। उस सेक्टर एनालिसिस के वीडियो में बाकायदा बोला था कि सेक्टर एनर्जी सेक्टर पे हम निगेटिव हैं और उसमें अच्छा खासा हम पैसा निकालेंगे। जेएसडब्ल्यू एनर्जी तो अभी 2 दिन पहला सेल किया। जिस दिन मार्केट में एक अच्छा खासा तूफान आया, ये बोल रहे थे भाई साहब अपने डोनाल्ड डक बोल रहे थे कि तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, मटिया मेट कर दूंगा। उस दिन हमने जेएसडब्ल्यू एनर्जी की पुट बेची क्योंकि हमको पता था ये बंदा बोल रहा है ना तो उल्टा ही करेगा। तो उस दिन हमारी पुट से बाहर हुए हैं, नहीं तो अभी तक तो हमारी पुट होल्ड थी। टाटा पावर मैंने दिया हुआ है 350 का एक लेवल दिया हुआ है। देखो चार्ट खुलने से पहले मैं आपको बता सकता हूँ, उसके पहले ना कोई जोन नहीं है। और टाटा पावर के बारे में बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, पता नहीं क्यों। ऐसा लग रहा है कि किसी ग्रुप में या किसी बहुत बड़े महारथी ने ट्रेड दिया हुआ है, मुझे पता नहीं है, लेकिन किसी ने तो ट्रेड दिया हुआ है, इसलिए इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं। इवन लास्ट वाले वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी यूट्यूब पे भी आया था क्वेश्चन टाटा पावर का ही। टाटा पावर ये जोन के पहले किधर तो जगह नहीं है, मुझे तो नहीं दिख रहा है 350। अगर मैं 75 मिनट के जोन में चलूँ, 75 का जो एरिया है, अब देखिए 75 मिनट पे ये एक डिमांड जोन था जो कि ऑलरेडी 2 बार टेस्टेड था। तीसरी बार प्राइस ने थोड़ा सा टाइम पास किया और जोन को ब्रेक किया। अब यही डिमांड जोन सप्लाई जोन का काम करेगा, मतलब ये 400 390 से 400 वाला जो एरिया है ना, अब ये सप्लाई जोन का काम करेगा। तो अब देखो रितेश, मैं यही बोल रहा था कि अगर आप लोग यहाँ पे एंट्री नहीं लेना चाहते हो ना, तो इसको ना प्रॉफिट बुकिंग के लिए ले लेना। जैसा मान लीजिए आपने कोई ट्रेड ली हुई है, नीचे 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 आ रहा है और ऐसा कोई जोन मिल जाए तो वहां से एग्जिट करने के लिए आपको ये जोन अब काम में आएगा। अभी एकदम एग्रेसिवली हम इसको ना ट्रेड नहीं करेंगे, मैं खुद भी ट्रेड नहीं करूंगा अभी कुछ दिन तक। मैं इसको कल ऑब्जर्व करूंगा क्योंकि अपन बैक टेस्ट पे भरोसा नहीं करते हैं। अब ये सब एक ऑलरेडी सप्लाई जोन बन गया। अच्छा, ये रिब्लॉक वाला सप्लाई जोन एक बार टेस्ट भी कर चुका है, फिर से नीचे आएगा तो ये नीचे आएगा। हाँ, इसके ऊपर अगर निकलता है तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो। नई पोजीशन बनाने के लिए तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि हम लोग पोजीशन सिर्फ और सिर्फ अपने डिमांड जोन में लेते हैं। चलती गाड़ी में चढ़ने का शौक हमको नहीं है, ना हम लेते हैं ना तो किसी को सजेस्ट करते हैं। और दूसरी चीज क्या है भाई, जो हम करते हैं वही आपको बताएंगे, वही आपको समझाएंगे। अब मैं खुद कॉल की ट्रेड लूँ और पब्लिक को जो मेरे फ्री के ग्रुप हैं, जो मेरे जर्नल ग्रुप है वहां पे मैं पुट की ट्रेड दूं, तो वो सब चालाकी, वो सब चतुराई अपने से होती नहीं है। अपन भाई बाबा के भक्त हैं, बाबा ने बोला है हारे का सहारा बनना, जैसा मैं तेरा बना। तो अपन ये सब चीटिंग वाला काम करेंगे नहीं। तो बेस्ट ये है कि जो हम करते हैं वही आप करो। यहाँ पर कोई जोन नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे खरीदने के लिए नहीं बोलूंगा। आपकी ट्रेड चल रही है, कैश में ही होगी। मुझे नहीं लगता है कि आप एफएनओ में होगे। इस स्टॉक में छोटी छोटी कैंडल्स बनती है, कैश में होगी। टाटा पावर कोई बुरी कंपनी नहीं है। हाँ, एनर्जी सेक्टर अब थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है तो वेट कर लो, आने दो, 350 पे आने दो, यहाँ पे एवरेज कर लेना। अगर आप सपोज टॉप पे फंसे हुए हो, 450 पे फंसे हुए हो, तो मेरे कहने पे एक बार 345 पे एक बार एवरेज कर लेना। और ये जो एवरेज वाला प्राइस होगा इसको फिर 5 रुपए का ऐसा रखना। मतलब मान लीजिए आपने सपोज एक 100 क्वांटिटी उठा ली 345 पे, तो 340 पे आपका जो एसएल होगा वो 100 क्वांटिटी निकाल देना, एसएल ले लेना और पुराना जो पड़ा हुआ उसको रहने देना। क्योंकि अभी तक ना ये प्राइस देखिए एक बार टेस्ट कर चुकी है, इसको तो हम रिटेस्ट ही मानेंगे। प्राइस अभी तक ना इसके बॉटम में नहीं आई है। प्राइस एक बार इसके बॉटम में आएगी जरूर, और बॉटम में आने पे रिएक्शन भी देगी। तो आपका पहले वाला जो लॉट पड़ा हुआ है वो होल्ड रहेगा और अभी का जो फ्रेश लॉट लोगे उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। बट पर्सनली मैं बोलूँ तो टाटा पावर को अवॉइड किया करो, ना तो एफएनओ के लिए ना तो इक्विटी के लिए। इक्विटी के लिए तो एफएनओ वाले स्टॉक्स को कंप्लीटली अवॉइड करो। इक्विटी वाले स्टॉक्स में आपको मूवमेंट नहीं मिलेगा। आप वीडियो देख लो, मैं इतने दिन से आप लोगों को जो भी स्टॉक सजेस्ट कर रहा हूँ मोस्टली मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एफएनओ वाले स्टॉक ना हो। क्या मूव आते हैं, एक अशोक लेलैंड दिया था, आप देख लो, कल का टॉप गेनर था। कल 10% अपर सर्किट पे चला गया था, भले एफएनओ वाला था लेकिन उसको अपन ने एकदम सही टाइम पे पकड़ा था। फिर उसके बाद आप इंडिविजुअल्स देख लो, सेम डे में 2500 से 2550, 40-50 रुपए का मूव दे रहे हैं। तो इक्विटी जो नॉन एफएनओ वाले स्टॉक है वो ज्यादा मूव देते हैं। अगर आप लोग केवल इक्विटी में काम करते हो, कैश में काम करते हो, तो एफएनओ वाले स्टॉक को देखा ही मत करो। इनको सिर्फ एफएनओ के लिए। टाटा पावर एफएनओ का स्टॉक नहीं है, इसकी कैंडल्स बहुत छोटी छोटी होती हैं, ये ना केवल प्रीमियम डीके करता है, तो इसको ना अवॉइड कीजिए।
एबीबी अभी भी मैं उसमें निगेटिव हूँ, हम निकल चुके हैं, अब इसमें मेरी पोजीशन नहीं है। हमने एक अच्छा खासा, मैंने आपको इसमें सेक्टर एनालिसिस वाले क्लास वीडियो में देख लेना, उसमें मैंने बोला था कि एबीबी में हमने पुट ली हुई है, एकदम टॉप पे पुट ली हुई है। आप देख लीजिए 1000 पॉइंट का फॉल आया है, 700-800 पॉइंट का फॉल तो हमने खुद कैच किया हुआ है, लेकिन अब हम निकल गए हैं। मैं बोला ना, ये जो परसों के दिन में हुआ था, वहां पे हम निकल गए थे। ये देख लीजिए, टॉप पे इसने बेस कैंडल बनाई, वहां से नीचे आ रहा था, और अभी भी इसमें बहुत पोटेंशियल, अभी भी नीचे आएगा, लेकिन इतनी स्पीड में नहीं आएगा। टाइम पास करेगा, टाइम पास करते करते नीचे आएगा, क्योंकि छोटे छोटे जो डिमांड जोन बने होंगे वो भी तो रिएक्शन देंगे ना। अब देखिए, ये एक डिमांड जोन बना हुआ था, ये रिएक्शन दे रहा था। अब इसके नीचे इस तरह से 15 मिनट के भी डिमांड जोन वर्क करेंगे, 125 के भी करेंगे, तो इसमें अब मेरी कोई पोजीशन नहीं। हाँ, इसमें अब कोई एंट्री भी नहीं है। आप अगर सेलिंग में बैठे हो तो प्रॉफिट बुक कर लो, अच्छी जगह पे हो। बाइंग में बैठे हो तो आपको आपका एसएल पता होना चाहिए, आपने कहाँ पे खरीदा और कितना आप एसएल, कितना आपका रिस्क टू रिवार्ड है, आप वो देख लो। ठीक है। एयरटेल, एयरटेल तो हमारी पिक ही थी, हमने दिया ही था कुछ दिन पहला। अच्छा, बीच बीच में अगर मैं कोई डिस्कस को आप लोग को कोई व्यू दे रहा हूँ और आपको कुछ पूछना है, बोलना है, आप माइक ऑन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी आवाज को यहाँ पे बिल्कुल भी दबाई नहीं जाएगी, लोकतंत्र है। ठीक है। भारतीय एयरटेल, ये देख लीजिए, इसमें आप जाके देख लीजिए, आप कौन से भी ग्रुप में हो, मैंने हर ग्रुप में भारतीय एयरटेल की ट्रेड दी हुई थी, और ये ट्रेड अभी भी हमारी चली रही है। नीचे यहाँ पर एकदम बॉटम में एक लेवल मैंने और भी मार्क करके रखा था कि अगर प्राइस यहाँ पे आती है फिर से कुछ क्वांटिटी और ऐड करूंगा, लेकिन इसको मैंने कैश में लिया है, ये भी बता देता हूँ, मैंने इसमें एफएनओ नहीं किया है। ये भी स्टॉक वैसे ही है, छोटी छोटी कैंडल बनाता है, मजा नहीं आता है। तो अभी तो ये चली रही है, अभी तो जोन में ही है। अगर अभी भी किसी ने इसमें ट्रेड नहीं लिया है तो प्लान कर सकता है, बट एसएल बड़ा हो जाएगा, तो कैश में प्लान करना। 1750 का एसएल होगा, 1820, 70 रुपए का एसएल हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो अगर न्यू फ्रेश एंट्री किसी को बनानी है तो आप यहाँ पे रखो, 1760 पे आपका एंट्री होगा और 1750 आपका एसएल होगा। 10 रुपए के एसएल के साथ में भारतीय एयरटेल में आप पोजीशन बना सकते हो। बट अगर किसी के पास है और अभी तक होल्ड करके रखा था कि लॉस में हो, लॉस में, तो यहाँ से इसके चलने का टाइम आ गया है। कुछ पॉजिटिव खबरें भी आई थी, न्यूज वगैरह आप देख लेना। विप्रो, विप्रो वीकली के डिमांड जोन में आ गया है, उठाना चाहो तो उठा सकते हो। 1 मिनट देख लेता हूँ, एसएल अगर नहीं हुआ रहेगा तो आप उठाना चाहो तो उठा सकते हो। बट आईटी पे थोड़ा सा मैं अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि आईटी के जो बड़े स्टॉक्स है ना, वो किसी ढंग ढंग के जोन में नहीं है, और सेक्टर भी किसी ढंग के जोन में नहीं है। आईटी का मैंने सजेशन दिया हुआ भी था वीकली के जोन का, 1 मिनट बताता हूँ आपको, मार्किंग भी होगी मेरी। हाँ देखो, वीकली का जोन ये था, जोन ब्रेक किया क्या, परफेक्ट एंट्री दिया इसने वीकली के जोन में। आपने अगर एंट्री नहीं बनाई है तो आप यहाँ पे बना सकते हो। 180 पे एंट्री बना लो, 175 आपका एसएल होगा, 5 रुपए के एसएल के साथ। उसके नीचे वेट मत करना, क्योंकि टेस्टेड जोन है तो वो तोड़ के निकल भी सकता है, और यहाँ पे तो बायर्स भी नहीं थे फिर भी ये चला है। तो अभी एकदम सही जगह पे वीकली के डिमांड जोन में है, 5 रुपए के एसएल के साथ आप इसमें पोजिशन फ्रेश बना सकते हो। और डेली में इसने एक पॉजिटिव रिवर्सल भी दे दिया है। सेक्टर सपोर्ट नहीं करेगा तो प्राइस धीरे धीरे चलेगा, बट आप यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं विप्रो में। और है तो पड़ा रहने दो। इक्विटास, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास ये सप्लाई जोन डिमांड जोन में टर्न हो गया है, प्राइस ऊपर गई इस डिमांड जोन में, मतलब इस रिब्लॉक में आई, फिर से यहीं पे स्ट्रगल करके प्राइस ऊपर जा रही है। अब मेरे ख्याल से आप न्यू एंट्री तो नहीं बना रहे रहोगे, इतना तो मैं कंफर्म हूँ। आप यहाँ पे पोजीशन बना के रखे रहोगे, और अब आपको टारगेट जानना है तो इसका टारगेट कम से कम 94। अब देखो रितेश, जो मैंने बोला, ये डिमांड जोन जब ब्रेक होने के बाद सप्लाई जोन बन गया तो हम इसको टारगेट के लिए यूज करेंगे। 76 से 96, 20 रुपए का टारगेट के लिए आप इसको देख सकते हो। 1 मिनट, बड़े टाइम फ्रेम पे कोई दूसरा सप्लाई जोन तो नहीं है, बड़े टाइम फ्रेम पे कोई। अच्छा, ये इसने वीकली के सप्लाई जोन को भी ब्रेक कर दिया, देखो वीकली के सप्लाई जोन को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। मंथली में कुछ खास नहीं है। डेली का आपके पास पोजीशन होगी, इतना तो 100% कंफर्म है। इक्विटास बहुत लोगों ने लेके रखा हुआ है, होल्ड कर लो, टारगेट रखो 96 का, मोहित भाई। ठीक है, अभी किसी की क्वेरी नहीं है। अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो, अदरवाइज क्लोज करेंगे। जल्दी खत्म हो गया, मुझे लगा थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन मेरे मेंबर्स कम थे, इसलिए 2-3 ही मेंबर्स थे, इसलिए हो गया। अब वीडियो शेयर कर लूंगा,
तो बाकी लोगों को भी काम में आ जाएगा। सर बी सॉफ्ट एक बार डिस्कस कर सकते हैं? जस्ट मिनट। बी सॉफ्ट देखिए, तो लिखा रितेश, ध्यान रखना, ध्यान देना। डिमांड जोन में प्राइस पहली बार आई 4 अप्रैल को चली, दूसरी बार आई 14 अक्टूबर को चली, तीसरी बार आई 30 मार्च को चली, चौथी बार जोन ब्रेक हुआ। बराबर। जोन ब्रेक होने के बाद ए बन गया सप्लाई जोन, ए बन गया रिब्लॉक। अरे यार बार बार सप्लाई जोन मुंह से निकल रहा है, इसको रिब्लॉक बोलना पड़ेगा, आदत डालनी पड़ेगी। ये बन गया रिब्लॉक। रिब्लॉक ने क्या किया, फर्स्ट टाइम जब इसने टच किया, ये देखो रिएक्शन दिया। सेकेंड टाइम टॉप पे गई प्राइस, वहां से रिएक्शन। अब इसमें फ्रेश क्या करना है, 262 पे इसमें फ्रेश एंट्री बनेगी। ये भी कोई सप्लाई जोन टर्न डिमांड जोन होगा, ऑलरेडी टेस्टेड है, तो ट्रेड रिस्की हो जाएगा। बट यहाँ पर चाहिए तो प्लान कर सकते हैं। एक मिनट, वीकली के भी जोन चेक कर लेते हैं। चलो एक ही जोन नहीं देखते हैं, वीकली के भी जोन चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये एफएनओ से निकल गया जब से, तब से इसकी धुलाई पिटाई सब चालू है। वीकली में भी ये रिब्लॉक में गया, वहीं से रिएक्शन दे रहा है। अच्छा, वीकली में भी सेम स्ट्रक्चर, वही डिमांड जोन वाला कंटेंट, 3 बार रिएक्शन दिया है। मंथली में एक एग्रेसिव डिमांड जोन था और वहीं से प्राइस चली थी, और नीचे का बॉटम एरिया अभी भी फ्री है, तो 230। अब देखिए यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा मंथली के डिमांड जोन का, मंथली का डिमांड जो कि टेस्टेड है, लेकिन छोटा एसएल है इसलिए प्लान करेंगे 224 से 231, 5 से 6 रुपए का हमारा एसएल होगा। डेली का रिब्लॉक कहाँ पे आ रहा है, डेली का रिब्लॉक के नीचे है, तो आप यहाँ पर प्लान कर सकते हो डेली के रिब्लॉक के नीचे। ये 238, 237 पे एंट्री लीजिए, और 5 रुपए के एसएल साथ यहाँ पर फ्रेश एंट्री बनेगी। फिलहाल इसे नेगेटिव है, आएगा नीचे, और आईटी नीचे आ रहा है, तो भी तो नीचे आएगा ही। आईटी के बड़े बड़े स्टॉक नहीं चल रहे। ठीक है सर, थैंक यू। बिल्कुल। आईएक्स में आईएक्स एफएनओ में है अभी कि निकल गया? मेरा आज पीसी स्लो चल रहा है, नेट स्लो चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग चंदा जमा करो यार, एक डोनेशन दो मेरे को, नया पीसी ले लूं, i7 i10। अब हंसोगे, ऐसे चलेगा, ऐसे करोगे, यही दोस्ती। आईएक्स में तो कुछ नहीं है। आईएक्स में ये देखो, ये रिब्लॉक वाले एरिया से इसने ये लिया, रिजेक्शन लिया, जोन भले ब्रेक किया लेकिन उसके बाद से नेगेटिव है। फ्रेश एंट्री अगर बनानी है तो मैंने खुद ने लेवल मार्क करके रखा हुआ है। वीकली का डिमांड जोन है 93, 93 रुपए पे आएगा, वहां पर पोजीशन बनाएंगे। उसके पहले इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है वीकली का डिमांड जोन। अच्छा, डेली में ये रिब्लॉक वाले एरिया में ही है, रिब्लॉक वाले एरिया में एक सॉरी वीकली में रिब्लॉक के अंदर कोइंसाइड डिमांड जोन था, प्राइस वहां से चल चुकी है, रिब्लॉक एरिया को भी टेस्ट कर चुकी है, उसी एरिया में टाइम पास कर रही है। तो ये ना मुझे थोड़ा सा ना कचरा वाला, मतलब वो हमारे विठल सर बोलते हैं जिस तरह से, गार्बेज, ये पूरा ना गार्बेज वाला एरिया दिख रहा है मुझे। तो इस गार्बेज वाले इंटरेस्टेड में एरिया में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ ट्रेड करने के लिए। इसमें मेरे लिए जो लेवल बन के आएगा, ये फ्रेश जोन है, यहाँ पर प्लान करूंगा। अगर मिला तो, कोई बहुत अच्छा स्टॉक तो है नहीं, बड़ी बड़ी कैंडल बना के नीचे आता है, तो अगर यहाँ पे मिलता है 92 पे, तो मैं फ्रेश पोजीशन बनाने का इसमें सोचूंगा, अदरवाइज अवॉइड, इसमें कुछ नहीं है करने के लिए। टीजीवी एस आर ए सी, कंसोलिडेट कर रहा है, कोई जोन नहीं है आसपास में। अगर प्राइस नीचे आती है ना, तो ये एक लेवल रखो 81, 81 पे एंट्री ले लेना। 81 पे एंट्री लोगे और 78 का एसएल होगा, 77 का एसएल पकड़ लो, 4 रुपए का एसएल साथ 81 पे एंट्री ले लेना। अभी फिलहाल साइडवेज है, कुछ भी नहीं कर रहा है, किसी भी जोन में नहीं है, तो वो चलती गाड़ी हो गई। वीकली के सप्लाई जोन में है, तो एफएनओ वाला तो स्टॉक है नहीं कि आप इसको सेल कर पाओगे, सेल करके कमा लोगे, तो वीकली में आपको इसमें कुछ नहीं करना है। मंथली में देखोगे तो मंथली के रिब्लॉक वाले एरिया से रिएक्शन लेके ऊपर जाके मंथली के सप्लाई जोन से बार बार रिएक्शन ले रहा है।
तो कंप्लीट अवॉइड। मेरे मेरी तरफ से तो इसमें कोई एंट्री नहीं है। और नीचे वाला जोन मार्क करके सर रखो। अभी होल्ड सर अभी इसको होल्ड करें या होल्ड निकल करना है जाए? तो एक कितने पे लिए हो, क्या प्राइस पे लिए हो? 80। 80 पे लिए हो, प्रॉफिट में हो? वो टाइम पे। हाँ, हाँ तो प्रॉफिट फिर हुआ सर। हाँ, बाइंग बाइंग कॉस्ट को ऐसे रखो। अगर प्रॉफिट बुक करना है तो कर सकते हो, लेकिन बड़ी मूव आ गई, क्योंकि देखो नीचे भले जोन है लेकिन ऊपर भी तो कुछ रोकने के लिए नहीं है ना। बड़ी मूव आएगी तो पछताने को हो जाएगा, अरे यार मेरे निकलते ही कैसे पता चलता है कि मेरे निकलते ही रॉकेट बन गया। कई बार ऐसा होता है ना कि हम निकल जाते हैं, प्राइस रॉकेट हो जाती है, फिर वो जितना प्रॉफिट राइट, कमाए ना राइट। उससे ज्यादा दुख होता है कि अरे वो वेट क्यों नहीं किया। तो अपने बाइंग कॉस्ट को ले एसएल मान लो, लेकिन बाइंग कॉस्ट के नीचे निकलते ही एग्जिट कर लेना, क्योंकि बहुत ओके सर, लंबा थैंक यू। लंबा टाइम पास हो गया। अगर इसको चलना होता तो चल जाता, इतना कंसोलिडेशन का मतलब है कि ये ब्रेकडाउन दे सकता है। ओके सर, थैंक यू। एमबी एमबी शायद परमेश्वर जी इसका स्टॉक है, सोलर वाला स्टॉक है ना, अभी नया नया आया हुआ था। अच्छा स्टॉक है, मेरे रडार पे है, नीचे आएगा ना तो बाई करूंगा। आप साथ उसमें प्रॉफिट भी होगे। एमबी फोटो समथिंग करके नाम है, हाँ, फोटो वोल्टिक सोलर वाली कंपनी। अरे यार, ये तो कंटिन्यू ये तो ऊपर ऊपर निकलते जा रहे हैं। अरे देखो, मैं बोला ना मैंने रडार पे मार्किंग भी करके रखी है। अच्छा, इतनी मार्किंग नहीं, मेरे को ना ट्रेंड लाइन समझ में नहीं आती है, फिर भी ट्रेंड लाइन मार्क करके रखी है कि सपोर्ट लेके चल रहा है। सीख रहा था ट्रेंड लाइन तो वो भी मार्क करके रखा है कि सपोर्ट लेके चल रहा है। और ये देखो, मैंने डिमांड जोन लेवल मार्क करके रखा है 266 का। यहाँ पे आएगा तो जरूर खरीदूंगा। फिलहाल तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में रहोगे। प्रॉफिट के को मजे करो। प्रॉफिट को मजे करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है पता है क्या? कि आपका जो करंट कैंडल है, सीएमपी है, सीएमपी से ना 4 कैंडल पकड़ लो। 4 कैंडल के नीचे ब्रेकडाउन हो जाए, एक कैंडल क्लोज हो जाए, तब निकल जाओ। फिर होल्ड मत करना। फिर वो निकल मतलब 4 दिन समझो, इसलिए कि मंडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, वो 4 दिन की जो बाइंग रहेगी या जो भी कंसोलिडेशन होगा उसके नीचे का मोस्टली फ्राइडे को तो सेलिंग ही आती है। तो 4 दिन वाला जो मेरा फंडा है, इसमें मैं ये करता हूँ कि अगर 4 दिन की कैंडल के नीचे प्राइस आ रही है तो फिर मैं एक बार को ना उसमें प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाता हूँ। ऐसे प्रॉफिट बुक करने के लिए स्ट्रेटजी यूज करता हूँ, कभी भी शॉर्ट वगैरह करने के लिए नहीं। और सेम एमवी जिस तरीके से है उसी तरह से कार्टेड भी है। कार्टेड भी भाई निकल गया, रोज भाग रहा है। मैंने इसको कभी ट्रेड तो नहीं किया, लेकिन नजर में रखा था, निकल गया ये। बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बना के ऊपर चल जा रहा है। ये देखो, अब भी तो रीब्लॉक में गया, अब तो आएगा नीचे। रीब्लॉक है, सप्लाई जोन है, बहुत जाएगा तो ये 2500 2600 जाएगा। 2600 से इसको आना ही आना है, लेकिन रीब्लॉक से रिएक्शन दे दिए हैं। अगर यहाँ से नीचे आना, अब इसमें फिर से फ्रेश एंट्री बनेगी 1950। 1950 पे एंट्री बनेगी, एसएल होगा 1900 रुपए का। किसी को लगता है कि एसएल बहुत बड़ा हो रहा है, 50 रुपए का एसएल नहीं ले सकता हूँ, तो मिडिल लाइन पे लेना। 1925 पे एंट्री लेना, 1900 का एसएल, 25 रुपए के एसएल के साथ इसमें एंट्री ले लेना कार्टेड में। अचानक से इसमें बड़े बड़े मूवमेंट है, और इसका पैटर्न देखो, पैटर्न कैसा है? ऊपर जाता है, रिटेस्ट करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर रिटेस्ट करेगा, हो सकता है इस जोन में और यहीं से ऊपर जाए। तो इस पे नजर रखो, कार्टेड अच्छा स्टॉक है। इनका एक्चुअली बिजनेस मॉडल देखकर लगा नहीं था कि इनका धंधा अच्छा होएगा। मतलब सेकंड हैंड गाड़ियों का इनका बिजनेस है, लगा नहीं था कि वो उतना अच्छा धंधा होगा, लेकिन एक्चुअली में फंडामेंटली हम लोगों को अभी समझ नहीं है। सही देखा जाए तो इसमें एफआईआई और मतलब इंस्टीट्यूशन ना इसमें बहुत पोजीशन बना रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बड़े जो बिग शार्क हैं उनकी नज़र में है स्टॉक है। मोरे पेन लैब, 100 रुपए के नीचे वालों को मैं पेनी स्टॉक मानता हूँ। फिर भी आपने लेके रखा है तो एक सप्लाई जोन है 56 57। 57 पे जाए तो निकल जाना, नीचे 34 पे आए तो एंट्री ले लेना। 34 से 54 पकड़ लो, 20 रुपए की रेंज में टाइम पास चलेगा। अच्छा, इतने छोटे स्टॉक्स में, पेनी स्टॉक्स में ना हमारे जोन्स भी एकदम एक्यूरेट निकल के नहीं आते हैं, तो पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ। चलते हैं, लेकिन मैं इन पे थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंट होता हूँ, क्योंकि ये सब मैनिपुलेशन वाले स्टॉक होते हैं, इनको आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो अगर आप प्रॉफिट में रहोगे, ट्रेड में हो, तो 57 पे एक बार को एग्जिट कर लेना। उसके ऊपर निकलेगा तो फिर से चाहिए तो पोजीशन बना लेना, 58 59 के ऊपर जाएगा फिर से पोजीशन बना लेना। लेकिन फिर उसके ऊपर ये ब्लॉक वाला एरिया है, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार 72 के ऊपर निकला फिर 92 जाएगा, फिर यहाँ पे पोजीशन बनाने लायक है 72 के ऊपर। और या तो फिर आपको बॉटम में मिले 34 पे, तो यहाँ पर पोजीशन बना लेना 32, 2 रुपए के एसएल के साथ में। एलआईसी हाउसिंग, अगर अभी न्यूज डील वाली न्यूज आ गई ना, तो आप ध्यान रखना, ये सब ये जो एनबीएफसी हैं ये भागेंगे।
क्योंकि बहुत दिन से इनमें कंसोलिडेशन हो रहा था, इनके चलने का टाइम आ जाएगा फिर। और कल न्यूज से ही देखो कितनी बड़ी कैंडल बनाया इसने। इसने ही बनाया, बजाज फाइनेंस ने भी, बजाज फिनसर्व ने भी बनाया। हमारा बजाज फिनसर्व में पोजीशन अभी भी होल्ड है। अब इसमें देखो बीच में है, कोई एंट्री नहीं है। अगर इसमें आप मुझसे एंट्री पूछ रहे हो, आपकी पोजीशन क्या है मुझे नहीं पता, एंट्री पूछ रहे हो, ये मेरी ऑलरेडी मार्किंग है। मोस्टली सारे एफएनओ वाले स्टॉक्स को मैं मार्क करके रखा है मैंने, क्योंकि मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ। सिर्फ ज्ञान देना मेरा काम है नहीं, आप लोगों को पता है, मैं साथ में ट्रेड करने वाला बंदा हूँ। तो 670 पे आपका एसएल हो, आपका सेलिंग आएगी। 670 से हम शॉर्ट का प्लान करेंगे। छोटा सा एसएल होगा 628 का, 10 रुपए का। नीचे आती है तो हमारी एंट्री होगी 470 पे। उसके ऊपर रिब्लॉक वाला एरिया जो कि ऑलरेडी टेस्टेड है, कई बार टेस्टेड है मुझे लगता है, एक बार, दो बार, तीन बार टेस्टेड है, तो उसके ऊपर अब कॉन्फिडेंट नहीं है। लेकिन रिब्लॉक के जस्ट नीचे डिमांड जोन है, तो डबल सपोर्ट मिल गया, कोइंसाइड हो गया। ये एरिया ऑलरेडी मार्क है 470 पे। 470 पे आती है तो पोजीशन बना लीजिएगा ऊपर के लिए। एसएल होगा आपका 458 का, 12 रुपए का एसएल। और ऊपर जाता है तो यहाँ से शॉर्ट का प्लान करना, यहाँ पे 10 रुपए का एसएल। एसएल पहले रखना, टारगेट आपकी बात के होंगे। अ, कौन सा अच्छा आपका ये क्या, फाइनेंस रेनाल्ड कानपुर, नाम क्या है आपका? कानपुर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, जाना पहचान लग रहा है। कानपुर तो मेरा अपना ही शहर है, लेकिन आपका नाम क्या है? अरे, जीटीएफ ट्रेडर विभव, ठीक है। तुम कानपुर से हो, पता नहीं था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। मेरा छोटा भाई कानपुर आईआईटी में प्रोफेसर है। मैं अक्सर आते रहता हूँ, नेक्स्ट टाइम आए तो आपसे मुलाकात करूंगा पक्का। अरे सर, बिल्कुल बिल्कुल सौभाग्य होगा हमारा कि आपसे अरे नहीं मुलाकात होगी। यार, चाय चाय समोसा तो तुम ही खिलाओगे, काहे का सौभाग्य। अरे सर, आपसे मुलाकात होगी, ये क्या कम है? चलो ठीक, ठीक है। तो ये 670 पे एंट्री बनाना, और एसएल होगा आपका 10 रुपए का। नीचे अगर आता है तो आपने 660 पे आपकी पोजीशन है, मतलब लॉन्ग पोजीशन है ना 660 पे। जी। ठीक है, नीचे आता है तो एवरेज कर लेना। 470 अगर आता है तो एवरेज करना, मुझे नहीं लगता आएगा। ऊपर आपका लेवल आ जाएगा, आप नहीं आ पाएगा। 670 से फिर से सेलिंग आएगी। आपके पास लॉन्ग की पोजीशन है तो यहाँ पे एक काम करना, शॉर्ट कर लेना, एक पुट ले लेना, उधर जो लॉस होते रहेगा इधर रिकवर हो जाएगा। हमने सर इसमें ओटीएम शॉर्ट कर करके अपना लॉस सब बराबर कर रखा है। बहुत है, फिर जाने दो। फिर अब फ्री, अगर फ्री हो गया स्टॉक तो छोड़ दो, अब इसके चलने का टाइम आ गया है। मैं बोला ना, जैसे ही ये डील वगैरह का मामला खत्म होएगा ना, एनबीएफसी चलेंगे। एनबीएफसी बहुत दिन से नहीं चले हैं। और एनबीएफसी वगैरह के जो भी बिजनेस है ना, इनका इनका एकदम प्योर बिजनेस है। मोबाइल देते हैं, मोबाइल फाइनेंस करते हैं, फ्रिज फाइनेंस करते हैं, मतलब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स फाइनेंस करते हैं। मैं आज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का चार्ट देख रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। रुको आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूँ कंज्यूमर ड्यूरेबल का चार्ट। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल जब चलेंगे तो एनबीएफसी जरूर चलेगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल देखिए, अच्छा ये होता है कि अगर स्टडी क्लियर हो ना तो आप लोगों के साथ जवाब देने में बड़ा आसान हो जाता है, जबान पे रहता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल अपने एक बुलिश ब्लॉक में आ चुका है। प्राइस कहाँ से आ रही है? 37,974 से अच्छा खासा करेक्ट होकर 3,000 पॉइंट करेक्ट हो चुका है ऑलरेडी। और ठीक है, बहुत आएगा ना तो ये डीप में आएगा, मतलब इस पूरे एरिया के डीप में आएगा। बट सेक्टर्स के डीप का इतना कोई वैल्यू नहीं होता, क्योंकि वहां पे कोई पेंडिंग ऑर्डर नहीं होते हैं। वो तो केवल स्टॉक्स की सेलिंग की वजह से सेक्टर नीचे आते हैं। तो अगर प्राइस यहीं से चल गया तो ये चला तो आपके एनबीएफसी चल जाएंगे। एनबीएफसी में मोस्टली क्या है, सब वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लोन वाले ही कंपनियां हैं। तो इसलिए अपना बजाज फिनसर्व का हमारा ट्रेड चल रहा था। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, चोला फाइनेंस, इन सब में देखिए आप कल अचानक से कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बनी है। सिंपल सा फंडा था, जोन सेक्टर जोन में आ गया था और काफी करेक्टेड हो चुके थे स्टॉक। तो अगर ये डील फाइनल होती है, अगर ये कुछ पॉजिटिव होता है तो ये सेक्टर चल जाएगा। तो एनबीएफसी वाली स्टॉक अगर आप लोगों के पास पड़े हैं तो होल्ड कीजिए, अगर नहीं पड़े हैं, कुछ न्यू फ्रेश पोजीशन बनानी है तो बना सकते हैं। स्टॉक्स आप लोग अपने अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से देख लीजिए। बजाज फिनसर्व में डिस्क्लेमर है मेरा, मेरी पोजीशन चल रही है। एकदम बॉटम में उठाया था, ग्रुप में भी दिया था। जिन्होंने देखा रहेगा, नहीं देखा कि देखा है कि नहीं देखा है वो पता नहीं मुझे। देखो मैं चार्ट भी शेयर कर लेता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मेरी पोजीशन है तो आप लोग उसको हैमर कर दोगे, ऐसा मेरे को डर नहीं है। चार्ट दिखाता हूँ।
नेटवर्क का इशू है। बजाज फिंसर्व बजाज फिंसर्व में सबसे अच्छा क्या लगा था कि कोइंसाइड जोन था, तो इसीलिए हमारी इसमें पोजीशन एफएनओ वाली थी। अब देखिए डेली का जोन बॉटम में एकदम हमने प्राइस को रखा था, ये फ्लैग का मतलब है 75 मिनट का कोइंसाइड जोन है। अब मैं आपको 75 मिनट का कोइंसाइड जोन दिखाता हूँ। जब दो जोन एक साथ में हो जाए ना तो उस जोन के चलने के चांसेस 99% हो जाते हैं। अब देखिए 75 मिनट का पावरफुल जोन मतलब बायस एकदम एग्रेसिव, प्लस गैप के साथ प्राइस गई थी। अब देखिए क्या हुआ, प्राइस फर्स्ट टाइम आई तभी मुझे ट्रिगर अलर्ट आया था, उसी टाइम से हमने इसको रडार पे रखा था। इस कैंडल की क्लोजिंग पे हमने एंट्री लिया था, 1660 की एंट्री थी, 1648 मतलब वही 12-15 रुपए का हमारा एसएल था। अब देखिए विदाउट एसएल हमारा ट्रेड चल गया है, हमारा एसएल नहीं गया, क्योंकि एसएल कब जाता है जब इस कैंडल के नीचे हमें एक कैंडल अच्छे से क्लोज होती, एक लेवल दिया हुआ है देख लीजिए 1638 का, ये लाइन इसीलिए ड्रॉ किया था कि इसके नीचे जाएगी अपन एसएल ले लेंगे। इसके नीचे प्राइस गया नहीं डेली में, और यहीं से प्राइस रिएक्ट हो गई है, तो तकरीबन 1660 से 1690 30 रुपए प्रॉफिट में हम लोग अभी भी चल रहे हैं। तो ये चल जाएगा, डेली का जोन से रिएक्ट हुआ है। अब नहीं बोलूंगा एंट्री लेने के लिए, ग्रुप में दिया था, मेरे ग्रुप में भी, निर्मल भाई के भी ग्रुप में, वहां से अगर किसी ने एंट्री लिया होगा तो ठीक। अदरवाइज अगर यहाँ से मंडे को बड़ा गैप अप ना हो और यहीं पे प्राइस टाइम पास करें, टाइम पास मतलब थोड़ा सा नीचे मिल जाए जिससे कि आपका एसएल छोटा हो जाए। सीधा सीधा मेरा कोर कॉन्सेप्ट एक ही होता है कि आपके एसएल ना बहुत छोटे होने चाहिए। हमने जब जब एसएल मैनेज नहीं किया तभी तभी हमने बड़े लॉस उठाए हैं। आपका एसएल अगर छोटा हो जाता है तो आप इसमें अभी भी पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि इसमें कोई अभी तक बड़ा रिएक्शन आया नहीं है। दूसरी चीज, टारगेट इसमें ना अभी बहुत ऊपर के हैं, 1740-50 के ऊपर ने इसमें कोई टारगेट नहीं है। ये देखिए, अच्छा 1740-50 जो मैं टारगेट बता रहा हूँ, कहाँ से बता रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। हमारा जो लिक्विडिटी वाला इंडिकेटर है वो हमें बताता है ना टारगेट 75 में कुछ नहीं है, 125 मिनट के तो डिमांड जोन में ही बेस में है। डेली में कहाँ है, अच्छा इसमें ना सप्लाई जोन ऊपर नहीं है कुछ, तो प्राइस चलने मतलब प्राइस अच्छे से चलने के पूरे चांसेस हैं। तो अगर आप लोग पोजीशन बनाना चाहो तो थोड़ा सा नीचे मिले तो, क्योंकि मैं 30-35 रुपए प्रॉफिट में आ गया हूँ, तो अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप लोग यहीं से पोजीशन बनाओ। और दूसरी चीज क्या है, ये देखो मंथली के फ्रेश रिब्लॉक वाले जोन में एंट्री दिया है प्राइस ने। अब इसी जोन में है तो ये जोन अच्छा बहुत बड़ा जोन है, तो अगर इतना ज्यादा इसमें कॉन्फिडेंट नहीं होना है तो बहुत सारी चीजें मुझे मैच कर रही हैं जहां से मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से चलना चाहिए। अब कंज्यूमर ड्यूरेबल भी अपने जोन में है, तो अगर मैं सेक्टर के साथ में देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक बड़ा मूवमेंट आना चाहिए। नहीं भी आया तो मेरा एसएल कितना है, 1660 का मेरा एंट्री था, 1637 38 समझो, 20-22 रुपए का मेरा एसएल है, एसएल ले लूंगा। ऑलरेडी एबीबी में हम लोगों ने 50,000 प्लस निकाले हैं, तो इस महीने में अगर 3-4 स्टॉक 4-5 स्टॉक में 10-10 हजार के भी लॉस जाएंगे तो हम लेवल टू लेवल रहेंगे, ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस में। तो जब क्या होता है प्रॉफिट अच्छा खासा बन जाता है तो फिर टेंशन नहीं रहता है, रिस्क नहीं रहता है, इसलिए होल्ड भी किया हुआ है। 2 एंट्री मेरी चल रही है, दोनों पॉजिटिव, दोनों लॉन्ग साइड की है। ब्लू स्टार चल रही है और बजाज फिंसर्व चल रही है। देखिए आपके सामने यहाँ पे मैंने इसलिए मार्क करके भी रखा है। जेएसडब्ल्यू से मैं निकल गया, इसलिए जेएसडब्ल्यू का जो एफएनओ वाला चार्ट था वो डिलीट कर दिया है। अब यहाँ पर आपको सिर्फ 2 एफएनओ के चार्ट दिखेंगे, ब्लू स्टार और बजाज फाइनेंस। दोनों में मेरी एंट्री है, दोनों में मेरी एंट्री चल रही है। दोनों आप जोन देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ एंट्री लेने के पीछे का रीजन क्या था। दोनों मेरे जोन में है इसलिए मैंने एंट्री ली। ठीक है, तो चलिए अच्छा खासा टाइम गया, एक घंटे का टाइम हो गया। अभी मुझे नहीं लगता है कि किसी के डाउट्स हैं, और मेंबर्स में से किसी के भी डाउट्स नहीं है आज जो रिब्लॉक वाला बताना था उसको समझने में। तो क्लोज किया जाए फिर अभी, ठीक। कल रिसर्च कीजिए, अच्छा खासा टाइम है आप लोगों के पास, संडे का दिन रिसर्च कीजिए, अच्छे स्टॉक निकालिए, अच्छे जोन में निकालिए। सब कुछ पॉजिटिव रहा तो मंडे से फिर नई रैली के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। निफ्टी का लेवल दिया हुआ है, वहां से जब तक निफ्टी वहां पे नहीं पहुंचता है तब तक सेलिंग का कुछ प्लान करेंगे नहीं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब